Okay, so from today we are going to start with group 2 of your CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स. ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा CS एग्जीक्यूटिव बहुत ही आसान होता है ना. मेन टफ तो जो था वो निकल गया, देखो काले बादल सारे चले गए. ईटी था जो मेन टफ था, है ना. और एग्जीक्यूटिव आसान है. हाँ, रियलिटी में मजाक नहीं कर रहे हैं. उसका रीजन ये है कि ईटी में तो लक फैक्टर के हिसाब से काम चलता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई फैक्टर चलता है. ठीक है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में वो जो लक फैक्टर आप वो ना मंत्र अंतर पढ़ के कुछ कर ले रहे थे, वो अब काम नहीं आएगा. और एग्जीक्यूटिव में सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई और हार्डवर्क से ही आप पास हो सकते हैं. कोई लक फैक्टर वर्क नहीं करेगा. ओके, तो ग्रुप 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप 2 कंपैरिजन टू ग्रुप 1 इजी है. ठीक है, अगर हम लोग न्यू सिलेबस की बात करते हैं तो क्यों ग्रुप 2 इजी है एज कंपेयर टू ग्रुप 1? सबसे पहला रीजन तो ये है कि मॉड्यूल 1 यानी ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4. और मॉड्यूल 2 में यानी ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 3. इसी से समझ में आ रहा है कि एक 100 नंबर का बर्डन जो है वो कम हो गया. ठीक है, और बोथ मॉड्यूल देने का क्या फायदा है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है ना. ऑल इंडिया रैंक आपकी आ सकती है. अब ऑल इंडिया रैंक सुन के आपको हंसी भी आई है ना. यहाँ 40 की हालत खराब हो रही है, 100 में 40 आ जाए वो ही बहुत बड़ी बात है. ऑल इंडिया रैंक तो हम कभी सोच ही नहीं सकते, है ना. बट स्टिल अगर हम बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की, तो कंपेरेटिवली इजी है ग्रुप 1 के. जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं बाय द वे? सबसे पहला पेपर कौन सा है? CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ. ठीक है, पूरा थ्योरी पेपर है. ओके, सेकंड कौन सा है? ECIPL है. और नेक्स्ट कौन सा है? टैक्स. बेसिकली तीनों थ्योरी हैं. ठीक है, टैक्स भी एक लॉ है, टैक्स भी एक एक्ट है. ओके, तो वो वैसा प्रैक्टिकल नहीं है जैसा अकाउंट्स होता है या मैथ्स होती है, FM होता है, वैसा प्रैक्टिकल नहीं है. बट टैक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ. ओके, तो मॉड्यूल 2 यानी ग्रुप 2 के जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली बेटर हैं एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1. जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो अपने ग्रुप 2 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपको सेट ऑफ मिल जाएगा ग्रुप 1 में. ये समझ में आया क्या बोला? अगर आप ग्रुप 2 में, अच्छा ग्रुप 2 का टोटल मार्क्स कितना हुआ? 300. 300 में से कितना लाना होता है? अरे हाँ, 40 40 40, फिर 40 40 40 कितना हुआ? कैलकुलेटर पे करो. ऐसे कहाँ, ऐसे कर लेते हो कैलकुलेट? अरे हाँ, 120. तो 120 से हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, एग्रीगेट नहीं बनेगा. और एग्रीगेट के लिए हमें कितना चाहिए? 150. तो अगर ग्रुप 2 में आपका 150 से फार एक्सेस मार्क्स आ जाते हैं, 200 के आसपास कई मार्क्स आ जाते हैं, तो इससे आपका ग्रुप 1 का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा. ठीक है, बोथ ग्रुप इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लोगों का होता है. ठीक है, बच्चों का ही होता है. वो बच्चे कहीं ऊपरी शक्ति लेकर नहीं आए हैं, इसी ब्रह्मांड के ही हैं. ठीक है, और जो लोग एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं, आई थिंक उनके लिए ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स देने हैं. ठीक है, जिनका रिजल्ट अभी हर कैटेगरी की, सारे तरीके के बच्चों की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है. ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अभी एक ग्रुप दिया, रिजल्ट अवेटेड है? हाँ, ये बच्चे डरते डरते पढ़ते हैं. ठीक है, ये कह रहे हैं हम नाव में बैठ तो गए हैं, लेकिन हम किसी भी वक्त उतर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी ये बैठ गए हैं. अब जैसे जैसे 25 अगस्त पास आएगी, वैसे वैसे इनकी नाव जो है वो हिलने लग जाएगी, है ना, और फिर अचानक से ही उतर जाते हैं. ठीक है, बट लेट मी टेल यू, जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, उन्होंने ये सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है पढ़ाई स्टार्ट करने का. नॉट टू वेट फॉर द रिजल्ट्स. रिजल्ट का वेट करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं. कब आएंगे? 25 अगस्त. लगभग आपके पास 2 महीने के आसपास का टाइम है. और आप ये समझ सकते हैं कि 2 महीने का टाइम एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो रिजल्ट का वेट करने का कोई मतलब नहीं है. आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि मॉड्यूल 2 देना तो है ही, कभी ना कभी तो देना ही है. ठीक है, और अभी आप अपना फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर सकते हैं. 25 अगस्त के बाद दिक्कत ये होती है, माइंड फ्रेश नहीं रहता है ना. समझ रहे होंगे आप हमारी बात को, इसलिए अभी से पढ़ाई करना बेटर है. ओके, अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की. ठीक है, CMSL की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ इज बेसिकली व्हाट? द शेयर मार्केट. ठीक है, कैपिटल मार्केट.
जहां पर हम लोग बात करेंगे उस सब्जेक्ट की जो आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होता है बच्चों का, है ना। जहां भी पैसे कमाने की बात आती है, शेयर वेयर की बात आती है, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता कुछ नहीं है, आपको इंटरेस्ट बड़ा है ना। शेयर मार्केट, सेंसेक्स, म्यूचुअल फंड, ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ना। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट बुलिश मार्केट एंड बेयरिश मार्केट? बुल एंड बेयर, कह रहे नहीं मार्केट नहीं पता, वो जानवर होते हैं, ये पता है। बुल एंड बेयर मार्केट तो पहली बार देख रहे हैं। बुल की मार्केट, बेयर की मार्केट, ये क्या हुआ? अच्छा, आप ये समझते हैं, अगर मान लीजिए हमें शेयर खरीदना है, ठीक है, आज मान लीजिए शेयर का प्राइसेस कम चल रहे हैं, तो हम खरीदेंगे कि बेचेंगे? बाय करेंगे। और अगर आज प्राइसेस ज्यादा चल रहे हैं तो हम सेल करेंगे। सिमिलरली अगर आप अप्रोच के हिसाब से सोचिए, तो अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो हम आज क्या करेंगे? खरीदेंगे शेयर की बेच देंगे? खरीदेंगे। हमको लग रहा है फ्यूचर में बढ़ने वाले, आज कम है, आज खरीद लो। और अगर हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? बेच देंगे, ठीक है। यानी पूरी शेयर मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो, ठीक है, जिनको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, और एक वो जिनको लगता है प्राइसेस गिरेंगे, ठीक है। बुल और बेयर में फर्क क्या होता है? बुल जो होता है ना, वो हमेशा ऊपर देखता है। कभी देखा है बुल को पास जाना नहीं, देखने के लिए, है ना। बुल ऊपर देखता है, और जो बेयर होता है वो हमेशा नीचे देख के चलता है। तो हमारी शेयर मार्केट का रूल ये होता है, जिन लोगों को लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, उनकी अप्रोच बुलिश मानी जाती है। वो बुल होते हैं, खुद बुल नहीं होते, उनकी अप्रोच क्या होती है? बुल। और जिनको लगता है कि प्राइसेस गिरने वाले हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है? बेयरिश अप्रोच। शेयर मार्केट का सबसे बड़ा नियम ये होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक बुल और एक बेयर होना जरूरी है। अच्छा, आप ये समझते हैं अगर हम शेयर बेच रहे हैं तो आप खरीदेंगे? अगर एक जन शेयर बेच रहा है तो दूसरा तो खरीदेगा ही ना। अगर हम सेल कर रहे हैं तो कोई दूसरी पार्टी होगी जो परचेज कर रहा होगा, और अगर आज हम परचेज कर रहे हैं तो कोई दूसरी पार्टी होगी जो सेल कर रही होगी। अब हम, एक बुल होगा एक बेयर होगा, तभी ट्रांजैक्शन हो सकता है। हमको लग रहा था प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने आज खरीद लिया। आपने क्यों बेचा होगा? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि प्राइसेस गिरने वाले हैं, ठीक है। आपको लगा गिरने वाले हैं, इसलिए आपने बेचा। हमको लग रहा है नहीं बढ़ेंगे, इसलिए हमने खरीद लिया। मेरी अप्रोच अलग है, आपकी अप्रोच अलग है, तभी ट्रांजैक्शन हो सकता है। हमको भी लग रहा है बढ़ने वाले हैं, आपको भी लग रहा है बढ़ने वाले, तो आप थोड़ी ना सेल करेंगे। तो किसी भी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन में एक की अप्रोच बुलिश होती है और एक की अप्रोच बेयरिश होती है, ठीक है। अगर सब बुल हो जाएंगे या सब बेयर हो जाएंगे तो क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? नो। और फिर किसी एक का अंदाजा सही निकलता है, यस और नो, या तो प्राइसेस बढ़ेंगे या तो गिरेंगे। जिसका सही निकलता है उसको प्रॉफिट हो जाती है, जिसका गलत निकलता है उसको अटैक पड़ जाता है। यही तो होता है ना। आपको लगा प्राइसेस बढ़ेंगे, नहीं बढ़े, ओके। आपको लगा था प्राइसेस गिरेंगे, नहीं गिरे, ओके। ये सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ होते हैं? शेयर मार्केट में। इसके अलावा शेयर मार्केट में पैसा लगाने का एक और तरीका होता है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड समझते हो क्या हुआ? अच्छा, क्या जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में? चैप्टर नहीं शुरू किया है, सब्जेक्ट ही अलग बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या सुना है, क्या पता है? एक लाइन सुनी होगी बस, क्या? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। आप कहना दूसरी भी नहीं समझ आती हमको, बस इतनी लाइन समझ में आती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। वो भी वो पहले बड़ी तेज तेज बोलता था तो हम लोग को समझ नहीं आता था, फिर अब जब वो धीमे बोलने लगा है तब हम लोग को समझ में आया। बट ये नहीं पता कि होते क्या है म्यूचुअल फंड, है ना। एक तरीका होता है शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगाना, और एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना, ठीक है। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं, सब लोगों ने मिल के अपना पैसा एक जगह लगा दिया, वो क्या होता है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कैपिटल मार्केट के पेपर में, ओके। कैपिटल मार्केट का जो पेपर है वो इंपॉर्टेंट उतना है जितना मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ है, ओके। तो ग्रुप 1 में जैसे कंपनी लॉ का पेपर है, बिल्कुल वैसे ही ग्रुप 2 में कौन सा पेपर है? कैपिटल मार्केट। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर कैपिटल मार्केट का पेपर टफ आ सकता है, ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड सबसे इंटरेस्टिंग है, ओके। जितनी भी रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगती है, देखो दो चीजें समझो, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड। ये लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? कहाँ लिस्टेड होती है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ठीक है।
अब जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है, जब हम लोग सीएमएसएल पढ़ेंगे तो डिटेल में ये सब करेंगे, ठीक है। जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है इनके ऊपर आप बता सकते हैं रूल्स कौन लगाता होगा? सेबी, ठीक है। नाउ अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगता है? कंपनीज एक्ट लगता है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर दो चीजें लगती हैं। कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि वो कंपनी है, उसके साथ साथ क्या लगता है? सेबी रेगुलेशन। अब मान लीजिए आप सीएस बन गए, 1 मिनट के लिए मान लो, क्या दिक्कत है? बस 1 ही मिनट के लिए मानना, ठीक है। आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए और आपकी जॉब लग गई एक लिस्टेड कंपनी में। अब लिस्टेड कंपनी में जब आप चले गए तो बताइए क्या वहां पे सिर्फ आप कंपनीज एक्ट चेक करेंगे? नो, वहां आपको साथ में क्या चेक करना पड़ेगा? सेबी के रेगुलेशंस भी चेक करने पड़ेंगे। और सेबी के सारे रेगुलेशंस कौन से सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ में, ठीक है। जब कंपनी नया शेयर इशू करती है, यानी जब कंपनी आईपीओ निकालती है, सुना है कभी आईपीओ के बारे में? व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी आईपीओ निकालती है, जब कंपनी डीलिस्ट हो रही होती है, बंद होने वाली होती है, ठीक है, जब कंपनी बायबैक कर रही होती है। बायबैक क्या हुआ? शेयर इशू करना समझते हैं, और वापस खरीद लेना क्या होता है? बायबैक। तो जब कंपनी आईपीओ निकाल रही है, जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, जब कंपनी बायबैक कर रही है, इन सारे सिचुएशंस में सेबी ने अपनी रेगुलेशंस बनाई हैं, ठीक है। और ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है लिस्टेड कंपनी में। तो अगर आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी एक लिस्टेड कंपनी में जाते हैं तो आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि ये कंपनी कंपनीज एक्ट फॉलो कर रही है कि नहीं। उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि ये सेबी रेगुलेशन भी फॉलो कर रही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए यही दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर करियर एज अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन। ये सारी सेबी रेगुलेशंस कौन से सब्जेक्ट में दी हुई है? सीएमएसएल में, ठीक है। इसके बाद जो अगला पेपर आता है अपना वो है ईसीआईपीएल। क्या है फुल फॉर्म इसका? अब जरा इस सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे ही हमने आपसे पूछा फुल फॉर्म क्या, आपने तुरंत किताब में देखा। बात तो सही है, फुल फॉर्म क्या था, है ना? इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इसका मतलब कई सारे लॉ हैं। कह रहे इकोनॉमिक लॉज भी हैं, कमर्शियल लॉज भी हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज भी हैं। ये सब्जेक्ट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जैसे अभी आपने फुल फॉर्म देख के बताया, वैसे ये देख के बताओ वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज हैं और पार्ट बी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इनका मार्क्स का वेटेज बताएंगे जरा? पार्ट ए कितने मार्क्स का है? पार्ट बी? पार्ट ए है 60 मार्क्स का और पार्ट बी है 40 मार्क्स का। ओके, बताते जाना जो हम पूछते जाएंगे। हमारे में इंडेक्स नहीं, आप ही बताना। पार्ट ए आपने बताया है 60 मार्क्स का, ठीक है, और पार्ट बी है कितने का? 40 मार्क्स का। नाउ जरा ये बताइए पार्ट ए में चैप्टर्स कितने हैं? गिन लिए? चैप्टर 14 नहीं, 14 चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स। और पार्ट बी में बताओ? 5। क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? ये क्या करवा रही है मैम? अरे 6 ले लो, चलो 6, इसी में लड़ाई हो गई। 5.5 कर ले ना, हमारी ना तुम्हारी। वो छोटे वाली इंडेक्स से देखो, हाँ ये वाली से देखो, 6 है, चलो 6 ले लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने होंगे सब पढ़े जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इस पे ध्यान दीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, अब हमको बताइए ये जो अभी अभी हमने आपको बताया इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है? किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी जरूरी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक तरीका ये, हमने किताब खोली, चैप्टर 1 खोला, पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ने के साथ, नॉलेज लेने के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वो एग्जाम पास भी होना है और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, ठीक है। इस पेपर पे अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 80-90 नंबर अगर आप ले आते हैं, ठीक है, तो आपका बर्डन ओवरऑल जो है वो कम हो जाएगा। एंड बिलीव मी, इस पेपर में आ सकते हैं। टारगेट आपको लेना पड़ेगा डे 1 से, और आपको बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैसे संभव है। आप लॉजिकली सोच के देखो, सिर्फ 6 चैप्टर हैं जिससे 40 मार्क्स का है, और उधर 14 चैप्टर्स हैं जिनसे 60 मार्क्स का है। ये दिख रहा है आपको? ये पास होने का श्योर शॉर्ट तरीका दिख रहा है। क्या समझ में आया? पार्ट बी छोड़ देंगे?
यानी कि पढ़ना तो सब है। देखिए चैप्टर आपको एक भी नहीं छोड़ना है, लाइन एक भी नहीं छोड़नी है, लेकिन इस पेपर को पास करने की स्ट्रेटजी आपको दिख रही है कि अगर हम पार्ट भी बहुत अच्छे से कर ले, ठीक है, इसका मतलब मेहनत हमारी सिर्फ 6 चैप्टर में लगेगी। उन 6 में भी हम आपको बताएं जो पहला है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, एक्चुअली 5 ही है, ठीक है, वो जो फर्स्ट वाला है उसमें कुछ नहीं है, वो बाकी चैप्टर्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो सिर्फ 5 चैप्टर्स में मेहनत लगेगी, ठीक है, और वेटेज कितना है 40 मार्क्स का, और उधर 14 चैप्टर है और एक एक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा है, और उसका वेटेज कितना है 60। इसका मतलब अगर हम लोग पार्ट भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो 40 में से अगर आप एनी हाउ 25 या 30 भी टारगेट कर ले, चलो 25 टारगेट कर लिया कि इस 40 में से हमने बहुत अच्छे से कुछ भी नहीं छोड़ा, हम 25 नंबर तो ले ही आएंगे। तो हमको पहले बताओ ऊपर वाले 60 नंबर में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि पास हो जाए? हाँ थोड़ा कैलकुलेशन हम समझ सकते हैं, घबराहट हुई आपको कि ये कोई बात नहीं होती, थ्योरी पेपर है, ये प्रैक्टिकल करा रही हैं। हमने आपसे कहा कि ये भी रिपीट करना पड़ रहा है हमको, हमने आपसे कहा 40 नंबर का पार्ट भी है जिसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करी तो आपके 25 आ गए, बहुत अच्छे से तैयारी करी तो 25 आ गए, ठीक है। अब पास होने के लिए आपको 60 में से सिर्फ कितने लाने हैं? 15, 25 कह रहे हैं कुछ कुछ बच्चे अभी भी, ठीक है। इस 60 में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर चाहिए? 15 मार्क्स चाहिए जस्ट टू क्लियर। 40 लाने के लिए आपको सिर्फ 15 नंबर चाहिए। आप समझ रहे हैं 60 में से 15 लाना बहुत डिफिकल्ट बात है, 15 तो आ ही जाएंगे, और 15 के ओवर एंड अबव गलती से अगर आपके और ज्यादा आ गए, मान लीजिए 60 में से आपके 25 और आ गए, तो बाय डिफॉल्ट आप कितने पे खड़े हो गए? 50। और आपको पता है एग्जीक्यूटिव लेवल में 50 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि स्कूल लेवल में आपको लगता था 50 तो एकदम फेल होने के बराबर नंबर है, क्योंकि आपको आदत है 95 99 की, वो एग्जीक्यूटिव में नहीं होता, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में 60 पे एग्जेम्पशन मानी जाती है, पता है आपको, 60 नंबर अगर आ जाते हैं तो एग्जेम्पशन हो जाती है। तो आप सोच के देखिए इसमें आपके 25 आ गए, 60 जो आपने ठीक ठीक किया पढ़ा आपने वो भी, अगर उसमें से 50% भी आ गए, 30 मार्क्स भी आ गए, तो भी यू विल बी स्टैंडिंग ऑन 55। और अगर आपके 55 नंबर के आसपास आ गए, इसका मतलब वो एग्रीगेट वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाती है। दिस मेक्स दिस पेपर वेरी इजी। समझ में आ गई आपको बात? तो ये तरीका है, इसका मतलब ये नहीं हम पार्ट ए छोड़ के चले जाएंगे, पार्ट ए तो हम करेंगे करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से क्या करके जाएंगे, पार्ट बी, ठीक है। सिमिलरली हर पेपर को रिवाइज करने का तरीका होता है कि हम कौन से चैप्टर से रिवाइज करें ताकि हम बेटर कर सकें, लेकिन वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, वो आपको दवाई तब दी जाएगी जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको रिवाइज करना होगा। समझ आ गया? ठीक है, ऐसे समय समय पे आपको दवाइयां और कैप्सूल्स दिए जाएंगे, ये कैप्सूल आपको खाने होंगे सोने के बाद और सुबह उठने के पहले। कुछ बच्चों को कल तक समझ में आएगा कि खाना कब था, ठीक है, बस ये खा के आप पास हो जाएंगे। तो ECIPL और इंटरेस्टिंग लॉज है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है, ठीक है। मॉड्यूल 2 से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके पूरे CS में कोई सब्जेक्ट नहीं है। ग्रुप 2 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। पूरे CS में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है जितने आपके ग्रुप 2 में है, ओके। अलग अलग तरीके के चैप्टर्स हैं, और जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको नॉलेज बेस के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर जब आप इसका टेस्ट देंगे तो आप इसको एग्जाम बेस के हिसाब से देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आज एक एक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम क्या है? लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या सुना है आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में? कभी आपने ये सुना है जागो ग्राहक जागो? फिलहाल तो जरूरत इसकी है जागो बच्चों जागो, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ना शुरू करो, डेट शीट आ चुकी है ना। ओके, हम लोग कितने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ओके, और जब हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट खराब निकलता है तो हम क्या करते हैं? बड़ी छोटी सी, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने ठेले से मैंगो खरीदे, ठीक है, अब उसने आपके सामने तो बढ़िया बढ़िया चढ़ाए, लेकिन जब घर आके आपने देखा तो अच्छे नहीं थे, तो आप क्या करते हैं? वो आंसर बता ना जो प्रैक्टिकली होता हो, रिटर्न करके आते, बड़ा वो ले लेगा रिटर्न करके, और बड़ा आप जाएंगे रिटर्न करने, हाँ क्या करते हैं? हाँ, या तो हम क्या करेंगे, या तो सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं किस्मत ही ऐसी है ना, या तो हम अगली बार उसके यहाँ से लेंगे नहीं, 2 गाली देंगे हैं, फिर कहेंगे अगली बार से उससे नहीं लेंगे, यही करेंगे। या आपने तीसरा ऑप्शन बताया हम रिटर्न कराएंगे जाकर के, वैसे वो रिटर्न लेंगे नहीं, ठीक है। ओके, आपने ऑनलाइन कोई सामान खरीदा, वो सामान घर पे आया, आपने एक साड़ी मंगवाई थी,
ठीक है, बड़ा देख दाख के, रिव्यू पढ़ के और सब कुछ करके। साड़ी आई तो देखने में बड़ी अच्छी थी, अच्छा इतनी अकल हम लोग में आ गई ना कि पहले खोल के देख लो। हमने खोल के भी देख ली, समझ में भी आ गई, सब कुछ बढ़िया थी, फिर हमने धोने डाल दी, जब धो के निकली तो रुमाल बन गई। क्या हुआ समझ में आया? थी तो साड़ी, श्रिंक हो गई, रुमाल बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे? रिटर्न डालेंगे। अब आपको पता होगा ऑनलाइन में रिटर्न की पॉलिसी भी बड़ी अजीब हो गई है ना? अब वो रिटर्न लेते नहीं है, रिप्लेसमेंट देते हैं। इसका मतलब एज अ कंज्यूमर हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलते हैं, गलत प्रोडक्ट मिलते हैं, हायर प्राइस पे मिलते हैं, और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम क्या करें। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ओके। इन्हीं सब चीजों के लिए सरकार ने कहा कंज्यूमर्स को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा जागो ग्राहक जागो, आपके लिए एक एक्ट बनाया गया है, एक लॉ बनाया गया है जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो हमारे देश में किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, भले ही सोल्यूशन किया जाए या ना किया जाए, सबसे पहले क्या किया जाता है बताओ? उसका लॉ बना दिया जाता है, फिर सोल्यूशन देखा जाएगा। जहां कोई प्रॉब्लम आई पहले लॉ बना दिया। अब उस लॉ से आपको लगता है सोल्यूशन होता होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद से कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती होंगी? नो। कितने एक्ट बने उनसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? नो। बस उससे पता है क्या होता है? उससे होता यह है कि आपका कोर्स बढ़ जाता है ना? आपके सिलेबस में एक चैप्टर और ऐड हो जाता है, तो सॉल्व हो ना हो हमारे सिलेबस में आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही ये एक एक्ट बनाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अर्लियर तो ये बहुत पहले 1986 का एक्ट था, लेकिन अब क्योंकि कंज्यूमर की परचेजेस चेंज हो रही है, ज्यादातर ऑनलाइन सेलिंग वाली चीजें हो रही हैं, इसलिए इस एक्ट को चेंज करके अभी 2019 में रिप्लेस किया गया। ठीक है, जैसे हमारा कंपनीज एक्ट पहले कौन सा था? 1956 का था, फिर उसमें चेंजेस लाके नया एक्ट कौन सा बनाया गया? 2013। ऑल्दो वो नया एक्ट भी अब 10 साल पुराना हो चुका है ना। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी चेंज किया गया, और अब ये नया एक्ट आ गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले तो ये बताता है कि कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कंप्लेन कैसे कर सकता है, और कंज्यूमर कंप्लेन कहाँ कर सकता है। आपने कभी ये लाइन सुनी है कि हम कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे? ये लाइन सुनी है? जाते हैं कभी? धमकी देते हैं ना, सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे। इसका मतलब कोई ऐसे कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कोर्ट्स बनाए गए 3 लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। जो भी कंज्यूमर को डिस्प्यूट्स होती है वो सारी की सारी डिस्प्यूट्स किसके पास जाती हैं? कंज्यूमर कोर्ट्स के पास। तो इनके लिए सेपरेट कोर्ट बना दिए गए हैं, सेपरेट मशीनरी बना दी गई है कि अगर कंज्यूमर को कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी कंप्लेन लेके किसके पास जाएंगे? कंज्यूमर कोर्ट्स के पास। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये बता रहे कौन कौन से एक्ट हैं जो इसमें कवर होंगे, ये सब तो याद नहीं करना, यहां से आ जाओ इंट्रोडक्शन में। कंज्यूमर जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए? जस्टिस, फेयरनेस होना चाहिए। India has been a pioneer in consumer advocacy with the Consumer Protection Act 1986। देखो पहली बार जब ये एक्ट बना था तब कौन से साल में बना था? 1986। A path breaking socio-economic legislation and most important milestone। यहां से मार्क करना नेक्स्ट लाइन। The act provides the legislative framework। What do we mean by legislative framework? Legislative मतलब legal framework। कह रहे इसके अंदर का लीगल फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है कि पहले तो ये बताएंगे कि कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, एंड अ 3 टायर क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। जरा ये वर्ड देखो, 3 टायर क्वाजी जुडिशियल। 3 टायर मतलब 3 लेवल्स, 3 लेवल्स में। क्वाजी जुडिशियल, व्हाट डू वी मीन बाय क्वाजी जुडिशियल? एक होता है जुडिशियल, एक होता है क्वाजी जुडिशियल। हाँ, एग्जैक्टली क्वाजी का मतलब यू कैन से पार्शियली जुडिशियल। देखो जुडिशियल मतलब क्या हुआ? जज, कोर्ट। ये जो अथॉरिटी है ये काम जज वाला कर रहे हैं, लेकिन ये जज नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। ओके, क्वाजी जुडिशियल का मतलब जो है तो काम तो कोर्ट वाला करेंगे, लेकिन हम इनको कोर्ट नहीं कह सकते।
कोर्ट के पैरेलल अथॉरिटी बनाई गई है। तो ये कह रहे हैं 3 टायर यानी कि 3 लेवल पे जुडिशियल अथॉरिटी है। किस चीज के लिए? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। किस पर्पस के लिए है? कंज्यूमर की डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए। और जरा देखो कौन कौन से लेवल पर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। और इन्हीं को ही हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कंज्यूमर कोर्ट। अब जो आपको समझ में आया, जो कहते हैं ना कि हम कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाने का मतलब क्या हुआ? इन कोर्ट्स में, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और नेशनल लेवल पर है। ओके, ये इस एक्ट के अंदर बनाया है। एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड अफोर्डेबल रिड्रेसल। अच्छा बताइए, कंज्यूमर कोर्ट्स में जब हम जाएंगे तो स्पीडी रिड्रेसल होगा या और देर लगेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कोर्ट्स? क्यों? क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में हर तरीके के केस आते हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स में सिर्फ कौन से केस आएंगे? कंज्यूमर डिस्प्यूट वाले। तो ये कह रहे हैं यहाँ स्पीडी रिड्रेसल हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल कोर्ट्स जाते तो वहां आपको ज्यादा समय लग जाता, लेकिन इन कोर्ट्स के बनने की वजह से रिड्रेसल जो है वो कैसा हो जाएगा? स्पीडली हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था और उसके बाद यहां पर आ जाना सीधे, कह रहे हैं कि अब इतनी नई चीजें आ गई हैं हमारे कंज्यूमर मार्केट में, इसको देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल बनाया गया 2019 में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने रिप्लेस कर दिया पुराने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। तो ये नया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो ओल्ड सिलेबस का अगर कोई बच्चा है उनके में पुराना वाला दिया हुआ था 86 वाला, ये न्यू है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच हैज रिप्लेस्ड मोर देन 3 डेकेड ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अब आप लोग को जो पढ़ना है वो कौन सा वाला पढ़ना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, नाउ प्रीएम्बल देखते हैं इस मेन एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस क्या है? कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज। कैन यू टेल मी ये कौन सी अथॉरिटीज हैं? कह रहे हैं अथॉरिटीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं जो आपकी डिस्प्यूट्स को रिड्रेस कर पाएंगी। ये कौन सी अथॉरिटी? वही कंज्यूमर कोर्ट्स। ये कंज्यूमर कोर्ट्स कौन कौन से लेवल्स पे बने हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो ये कह रहे हैं इस एक्ट का मेन पर्पस है कि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाएंगे? अथॉरिटीज बनाएंगे। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्रिएट अ कंज्यूमर फ्रेंडली इकोसिस्टम। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट फाइल करना आसान हो गई है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने की वजह से। अभी तक देखिए क्या इन्होंने एक्ट शुरू कर दिया है। किसी भी एक्ट को शुरू करने पे बताओ सबसे पहले क्या होंगी? प्रीएम्बल होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डेफिनेशंस। किसी भी एक्ट का जरा लेआउट समझो क्या होता है, ठीक है। एक्ट के अच्छा कुछ नाम बता सकते हैं? टेल मी द नेम ऑफ सम एक्ट्स। कंपनीज एक्ट और हाँ अच्छा ओके, और बताइए कौन से एक्ट है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, चलो ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और कहीं सुना हो बीकॉम में या कहीं? कोई एक्ट के नाम बता दो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, कौन सा? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट, अच्छा चलो अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बेयर एक्ट कौन सा एक्ट है? सुना है, एवरी एक्ट इज अ बेयर एक्ट बेटा। जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको बेयर एक्ट कहा जाता है। बेयर एक्ट अपने आप में कोई एक्ट नहीं है। जैसे हम आपसे कहें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये जो आपकी बुक में दिया है क्या ये ओरिजिनल एक्ट है? कहीं से लिया गया होगा ना ओरिजिनली, तो वो जो पार्लियामेंट ने पास किया होगा, वो जो ओरिजिनल एक्ट जिस किताब में लिखा होता है उसको बेयर एक्ट कहते हैं। तो कंपनीज एक्ट का भी बेयर एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट का भी बेयर एक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी बेयर एक्ट होता है। तो बेयर एक्ट इज द रेयर फॉर्म, मतलब एक्चुअल फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसी बेयर एक्ट से सेक्शंस निकाल के आपकी बुक में दिए जाते हैं या कहीं पे भी दिए जाते हैं। तो बेयर एक्ट किसी भी चीज का हो सकता है। और बेयर एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? उसके ऊपर कहीं लिखा नहीं होता कि वो बेयर एक्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर अभी हम आपसे कह दें कि एक अलमीरा रखी है उसमें से कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट निकाल दो, तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ढूंढेंगे किताब के ऊपर लिखा हो बेयर एक्ट, उसमें लिखा ही नहीं होगा। उसमें क्या लिखा होगा? कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो बेयर एक्ट इज द ओरिजिनल एक्ट। और कोई एक्ट के नाम बताइए। अच्छा इतनी देर में सोच रहे थे आप लोग ना कि आप अपनी पंचायत करो,
हम और सोच ले। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, ओके, और हाँ इंडियन डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हाँ वैसे बात तो सही है, इंडिया की डिस्प्यूट्स को देखते हुए एक इंडियन डिस्प्यूट एक्ट भी बनना ही चाहिए, हर गली मोहल्ले में डिस्प्यूट तो होती रहती है। हाँ बेटा, स्टैम्प एक्ट, ओके वेरी गुड। ये जितने एक्ट के नाम आप लोग ने बताए हैं, ठीक है, ये और इसके अलावा 150 और, ये सब आपके कोर्स में है, ठीक है, तभी आपने बताए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे आपके कोर्स में हैं। ये जितने भी एक्ट होते हैं, ठीक है, इन सब एक्ट का लेआउट समझो क्या होता है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम हमेशा आपको ये बताते हैं, हम आपको लॉ पढ़ना सिखा रहे हैं। कोई भी एक्ट आप उठाओगे, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स एक्ट, उसका लेआउट समझो। सबसे पहले होता है सेक्शन 1। क्या होता है सेक्शन 1? दिखा कभी सेक्शन 1? दिखा कभी? जब आप याद करते हैं तो क्या दिखता है? सेक्शन 2 दिखता है। 2 तो दिखता है ना? किस चीज का होता है 2? डेफिनेशन। अच्छा ये बताओ, अगर सेक्शन 2 है तो 1 होगा? जिस चीज का 2 है उसका 1 तो होगा ही होगा। 1 किस चीज का होता है? हाँ 1। अब आप कह रहे हैं कि ना हमने देखा, ना हमें मतलब नहीं था, तो हम क्यों दिमाग लगाएं? ना आपने कभी सोचा, ना आपने कभी पूछा, कि बात तो सही है, 2 तो दिख रहा है, 1 क्या होगा? किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 होता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट मतलब उस एक्ट का नाम और वो कब लागू हुआ है, ये आपके एक्ट में लिखा होता है, ठीक है। एक्ट का नाम तो आपके चैप्टर का नाम होता है, और एक लाइन लिखी होती है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम, है ना, इस डेट से ये इफेक्टिव हुआ, एंड इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये जो लाइंस होती हैं, ये होता है सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का, ओके। तो अगर आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये एक्ट हमारे ऊपर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके लिए आप कौन सा सेक्शन देखोगे? आप पूरा एक्ट ढूंढना है, 200-400 सेक्शन ढूंढना है, यही नहीं देख पा रहे इंडिया के ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे पहले बहुत सारे एक्ट थे जिनमें लिखा हुआ था कि इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, देखा आपने, ये लाइन लिखी होती थी। अब आपको देखना है ये एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके लिए आप कहाँ देखें, कौन सा सेक्शन देखेंगे? सबसे पहला सेक्शन, हर एक्ट का सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इस एक्ट का नाम क्या है और ये एक्ट कहाँ लागू होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ये होता है इस पूरे एक्ट में जो जो वर्ड यूज्ड है, उन वर्ड्स का मतलब क्या है। अब पढ़ने का तरीका देखो, एक्ट याद नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है कि आपने सेक्शन 1 याद कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशन याद कर ली, कंपनीज एक्ट याद करके बैठे और फिर क्लाइंट से कहा अब आओ देखें क्या पूछते हो, ऐसा करेंगे? नो, प्रोफेशनल्स डोंट लर्न, दे रेफर द एक्ट। क्लाइंट आपके पास आएगा, वो थोड़ी ना कहेगा, अच्छा क्लाइंट आया वो कह रहा है टेल मी सेक्शन 42, ये पूछे क्लाइंट, वो कहेगा भैया हमारी कंपनी है उसमें देखो आरओसी का नोटिस आ गया, अब बताइए क्या करें, वो ये पूछेगा, वो ये नहीं कहेगा सेक्शन 42 में क्या है। फिर एक क्लाइंट आया, उसने आपसे कहा अच्छा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 24 एंड 23, ये थोड़ी पूछ, क्लाइंट को क्या पता, उसको क्या अकल, वो तो आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको एक्ट रेफर करना है, ठीक है। अब एक्ट रेफर करने के लिए आपके पास, आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके ऐसी मोटी मोटी किताबें लगी होती हैं, चाहे आप सीए के ऑफिस में देख लो, लॉयर्स के ऑफिस में देख लो, वो क्या है, वो बेयर एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट है। अब जो प्रॉब्लम आई उसके लिए आपने वो रिस्पेक्टिव सेक्शन खोला और वो सेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी जो प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटिंग एनीथिंग टू सेक्शन 42, कोई भी एक्ट ले लो, कंपनीज एक्ट उठा लिया, मान लो उसका कोई एक रैंडम सेक्शन उठा लिया, अब वहां लिखा हुआ था एम्प्लॉय, या मान लो टैक्स का आपने कोई सेक्शन लिया और उसमें लिखा हुआ था कि टैक्स विल बी लेविड ऑन एम्प्लॉय। अब यहां पर आपको एक डाउट अराइज हुआ कि अरे ये एम्प्लॉय लिखा है, इसमें एम्प्लॉय किसको माना जाएगा, अब क्या करें? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हुआ क्या, क्लाइंट आया, उसने कहा भैया हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ओके। आपने कहा रुको हम इनकम टैक्स एक्ट देख के बताते हैं। आपने इनकम टैक्स एक्ट देखा और लेट से उसका सेक्शन 42 उठाया और उसमें लिखा हुआ था टैक्स विल बी लेविड ऑन एम्प्लॉइज। अब आपको ये लगा, आप कंपनी सेक्रेटरी, आपको लगा एम्प्लॉय तो लिखा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय में कौन होगा कौन नहीं होगा, अब क्या करें? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने जाएंगे, क्या करेंगे? उसी एक्ट के सेक्शंस में डेफिनेशंस वाले सेक्शन पे जाएंगे, यानी सेक्शन 2। फिर उसमें कौन सी डेफिनेशन सर्च करेंगे? एम्प्लॉय की डेफिनेशन सर्च करेंगे और एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वहां एम्प्लॉय की डेफिनेशन में लिखा हुआ था एम्प्लॉय इंक्लूड्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझ में आया?
अब आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगेगा क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और इस आंसर का आपके पास लीगल जस्टिफिकेशन है। कैसे लीगल जस्टिफिकेशन है कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 सब सेक्शन दिस के हिसाब से एम्प्लॉय इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील योर क्लाइंट्स। ठीक है, डेफिनेशंस याद नहीं करनी होती, रेफर करनी होती। तो पूरा एक्ट पढ़ते वक्त जब कभी हमें किसी वर्ड में डाउट होता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तब हम उसके लिए कौन से सेक्शन में जाते हैं, डेफिनेशन में। ओके, तो सेक्शन 1 जो होता है वो उस एक्ट का नाम होगा, सेक्शन 2 में क्या होंगी, डेफिनेशंस होंगी, और उसके बाद सेक्शन 3 से जो है वो क्लॉजेस शुरू हो जाएंगे, एक्ट के प्रोविजन शुरू हो जाएंगे। कोई भी एक्ट हो उसका लेआउट हमेशा यही रहेगा। ठीक है, फाइन, याद रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए हमने आपसे कहा मेरे पास बेयर एक्ट रखा हुआ है, हम दिखा देंगे आपको बेयर एक्ट नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, मेरे पास बेयर एक्ट रखा हुआ है और हमने आपसे कहा इसमें सेक्शन 200 खोल के बताइए। कैसे खोलेंगे बेयर एक्ट? मेरे पास एक किताब रखी है, ठीक है, हमने आपसे कहा इसमें से सेक्शन 200 खोल दो, मेरे लिए ओपन करके दे दो। आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए, हमने कहा सेक्शन 200 खोल दो बस हमारे लिए। कैसे खोलेंगे? आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, लेंगे वो 200 पलट डालेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही खोलेंगे। फिर सेक्शन 1 आया, फिर 2 आया, पलटते जा रहे हैं, फिर सेक्शन 100 आया। हाँ, इंडेक्स खोलेंगे। बेयर एक्ट की जो इंडेक्स होती है ना वो 2 वेज होती है, 2 इंडेक्स होती हैं, एक लेफ्ट कॉलम होता है और एक राइट कॉलम होता है। ठीक है, यहां होता है सेक्शन और ये होता है पेज नंबर। समझ में आया? यानी यहाँ लाइन से सेक्शन होते हैं 1 2 3। अच्छा, आप लोग की बुक्स में जो सेक्शंस होते हैं किसी भी एक्ट में वो लाइन से दिए होते हैं, लाइन से होते हैं। कहीं अचानक से 18 आ जाता है, कहीं अचानक 32 आ जाता है, कहीं अचानक 40 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं तो लाइन से दिए होंगे ना। कहाँ दिए होंगे लाइन से? बेयर एक्ट। ठीक है, अब बेयर एक्ट में लाइन से सेक्शन दिया और इसके आगे इसका पेज नंबर दिया है 50 70 38 या वट एवर। अब आपने सेक्शन में देखा सेक्शन 200 और उसके आगे पेज नंबर लिखा था 400, आपने सीधे 400 खोला और हमें खोल के दे दिया। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आपने बेयर एक्ट जिंदगी पहली बार नहीं उठाया है। लेकिन जो पहले वाले आप कर रहे थे, पलटे जा रहे, अभी पहुंचे 190 तक पहुंच गए हैं, आप रुके रहना, हम खोल के दे रहे हैं, तब जाके आप 200 निकाल रहे हो, उससे ये समझ में आ जाएगा कि आपने बेयर एक्ट पहली बार उठाया है। ठीक है, और एज अ कंपनी सेक्रेटरी याद रखना आपकी लाइफ उसी एक्ट में ही है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका जो जीवन है वो उसी बेयर एक्ट में बीतेगा, आखिरी सांस तक बेयर एक्ट ही पढ़ रहे होगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रीड अ बेयर एक्ट, कोई भी हो। अभी जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका भी बेयर एक्ट होगा, इसके भी सेक्शन 1 में क्या लिखा होगा? एक्ट का नाम और वो कहां कहां एप्लीकेबल है। इसके भी सेक्शन 2 में क्या होंगी? डेफिनेशन, और सेक्शन 3 से स्टार्ट हो जाएंगे इसके क्लॉजेस। क्लियर हुआ? ठीक है, बेसिक चीज है ये। ओके, तो ये देखिए मैं आपको बताए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है सर्टेनली क्रिएट अ कंज्यूमर फ्रेंडली इकोसिस्टम इन द कंट्री and strengthen the consumer rights with timely and effective administration of consumer disputes। अब देखिए ये कुछ केस लॉज हैं, मॉड्यूल के सारे केस लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही आपको इनके नाम ना याद हो। अच्छा, अब ये भी समझो, इनको केस लॉज कहते हैं, आप ये समझते हैं? इनको केस लॉज कहते हैं। क्या ये एक्ट के पार्ट होते हैं? बहुत बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, बच्चे पढ़ते तो चले जाते हैं, ये सब नहीं पता होता। ये जो केस लॉज हैं क्या ये बेयर एक्ट में होते होंगे? नो, एक्ट में सिर्फ क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं। क्योंकि एक्ट क्लियर नहीं होता इसलिए उस पर डिस्प्यूट्स होती हैं। फिर डिस्प्यूट्स कहाँ जाती हैं? कोर्ट में जाती हैं। कोर्ट उनके डिसीजंस देता है और वही डिसीजंस आगे के लिए लॉ बन जाते हैं। मतलब वही डिसीजंस आगे के लिए रूल बन जाते हैं कि आगे अगर ऐसा ही कोई केस आया तो इस पे यही चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। और वही जो कोर्ट की जजमेंट्स होती है इनको क्या कहा जाता है? केस लॉज। ये होते हैं केस लॉ। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। इसका मतलब बताओ इस केस की 2 पार्टीज कौन कौन सी हुई? ओम प्रकाश थे एक पार्टी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। नॉर्मली जो केस करता है वो फर्स्ट पार्टी होती है, ठीक है, वर्सेस द डिफेंडेंट। जो केस करता है बाय द वे उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेंटिफ। और जो डिफेंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। तो ये ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड अनदर सिविल अपील नंबर, ये अपील नंबर है, कौन से नंबर में हुआ और कौन से साल में हुआ? 2017 का केस है। ओके, अब देखो इस केस में कह रहे हैं ये जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड दैट
It needs no emphasis that Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumer. इस केस में भी यही कहा गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए. It is a beneficial legislation that deserves liberal construction. What do you mean by strict and liberal? Strict का मतलब क्या हुआ? Liberal का मतलब क्या हुआ? लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत स्ट्रिक्टली देखेंगे या इजीली नॉर्मली देखेंगे? इजीली देखेंगे. कह रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ज्यादातर केसेस में किसका फेवर लिया जाता होगा? कंज्यूमर का. ये एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर्स के लिए. अगर कभी कोई ऐसी डिस्प्यूट आती है कि भाई क्या होगा इसमें या क्या एक्शन लिया जाएगा, तो ज्यादातर केसेस में फेवर किसका किया जाएगा? कंज्यूमर्स का. तो इस एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कैसा होगा? लिबरल. क्या हम लोग ने एक्ट पढ़ना शुरू कर दिया है? अभी तक नहीं, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक्ट आया कैसे. ठीक है. सिमिलरली ये एक दूसरा भी केस है, इसमें भी यही चीज लिखी हुई थी. और अब अगर आप आओ, ये सब देखो, ये हम बता दे रहे कि आपको ये ना लगे हमने छोड़ दिया. जहां भी ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा होता है ना, ये कोर्ट की जजमेंट होती है. कोर्ट जब अपना डिसीजन देता है, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी जजमेंट होती है जो वो प्रोनाउंस करता है. यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाली लाइन देख लो. This court had occasion to consider the object and purpose of the act. This court elaborately noticed the object and purpose of the act in the following words. ये words किसके हैं? कोर्ट के. और इसीलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हुए हैं. इन्वर्टेड कॉमा मतलब हमने एज इट इज कहीं से लिया हुआ है. अब आप एक बार इसको घर पे पढ़ के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो कोर्ट होता है ना, वो सिंपल भाषा में कभी बात नहीं करता, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता है, इस तरह की भाषा में कि किसी को समझ ना आए कि हम बोल क्या रहे हैं. आफ्टर ऑल वो कौन है? जज है. तो ये पूरा देखो जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये क्या है? ये इनकी जजमेंट है. तो हम लोग को ऐसे जजमेंट याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. सिमिलरली देखो ये भी, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वर्ड्स हैं एज इट इज जो इन्होंने टेकअप करे हुए हैं. ओके फाइन. अब हम लोग को यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. देखो सेक्शन 2 जो होता है, यहाँ पे आ जाइए फटाफट. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. इसके ऊपर का जितना पैराग्राफ है क्या करेंगे? छोड़ देंगे? पढ़ेंगे? गॉड प्रॉमिस करो कि पढ़ोगे? नहीं निकला किसी के मुंह से? देख रहे हो चालाकी, देख रहे हैं आप अपनी? अच्छा प्रॉमिस कर लो, गॉड हटा दो. प्रॉमिस. ये देखो ही. अरे बाप रे बाप. पढ़ेंगे हम, टेस्ट में क्वेश्चन उसी में से दे देंगे. ठीक है. और जो डाउट होगा उसका क्या करेंगे? पूछेंगे. किससे? हमसे पूछोगे? पूछते तो हो नहीं कभी कुछ. पक्का पूछेंगे? ठीक है. तो जितना जितना दिया जाएगा उतना आप रीड करेंगे और नेक्स्ट डे आप हमसे डाउट पूछेंगे. अगर आप हमसे डाउट नहीं पूछेंगे तो हम पूछ लेंगे. क्या डाउट? क्वेश्चन नहीं, हम डाउट पूछते हैं. पूछ लेंगे सब लोग डाउट. ठीक है. तो वो जितनी इन्वर्टेड कॉमा में कोर्ट की जजमेंट लिखी है ना, वो सब आपको पढ़ के आनी है. ओके. और अब आ जाइए, यहां से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली डेफिनेशन देखिए इन्होंने किसकी दी है? कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट कौन हुआ? अच्छा इसके पहले मैं एक बात बताऊं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? कस्टमर कौन हुआ? जो परचेज कर रहा है. और कंज्यूमर कौन हुआ? कस्टमर वो हुआ जो परचेज कर रहा है, कंज्यूमर वो हुआ जो कंज्यूम कर रहा है. अच्छा मान लीजिए हमने चॉकलेट खरीदी. ठीक है, आपसे खुश हो गए, हम अच्छे बच्चे हैं. हमने एक चॉकलेट खरीदी, हम लेकर आए और हमने आपको दे दी. हम कस्टमर हैं कि कंज्यूमर हैं? हम कस्टमर है. कंज्यूमर कौन है? आप लोग हैं जिसने चॉकलेट खाई. हमने आपके लिए चॉकलेट खरीदी, बीच में मेरा ही मन ललचा गया. हमने कहा छोटे बच्चे क्या करेंगे चॉकलेट खा के, दांत खराब हो जाएंगे. हमारी तो उम्र हो गई है, अब दांत बचे भी नहीं है, हम खा ले रहे. हमने खा ली. हम कस्टमर है कि कंज्यूमर? कंज्यूमर कि बोथ? बोथ. तो ये बताओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कस्टमर पे लग रहा है कंज्यूमर पे? चलो इसी एग्जाम्पल पे, रुको इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं. हमने आपके लिए चॉकलेट खरीदी, हम आपके लिए लेकर आए और आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी. ठीक है, अच्छा मूड था हमारा, बच्चे भी आप अच्छे हैं, तो हमने आप सबको वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी. आपने कहा बड़ी अच्छी चॉकलेट है, आपने हमें थैंक यू बोलो और आपने चॉकलेट खोली और आपने खाना शुरू करी. खा ही रहे थे कि अचानक से आपको अजीब सा टेस्ट आया. उसमें कुछ नहीं था, बस एक छिपकली मरी पड़ी हुई थी. हम जैसे ही ये बताते बच्चों को टेस्ट आ जाता है. देखिए छी, कैसे टेस्ट कैसे आ गया आपको? तो आपको उसमें वो टेस्ट आ गया. ठीक है. अब आपको बड़ी गुस्सा आई, आपने कहा ये कैसी चॉकलेट दी है? हमने कहा स्पेशली हमने डलवाई थी. नहीं. अब ये बताओ कोर्ट में केस कौन करेगा? हम करेंगे कि आप करेंगे कि वो छिपकली करेगी? हमको खा गए.
बताइए, हम करेंगे कस्टमर कि आप करेंगे कंज्यूमर? कि आप खा लेंगे कि टेस्ट तो ये भी अच्छा ही लग रहा है, नए फ्लेवर की है। हाँ, लिजर्ड मिक्स। बताइए, कस्टमर करेगा कि कंज्यूमर करेगा? कंज्यूमर करेगा, कस्टमर नहीं करेगा। जिसने छिपकली खाई है वो करेगा, पक्का? खाई है आपने? कह रहे हाँ खाई तो है। ओके, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम है, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। कंप्लेन वो कर सकता है जिसने गुड्स कंज्यूम करे हो, ठीक है? तो मान लीजिए हमने एक बच्चे को टॉफी दी, उस टॉफी में छिपकली निकल आई, वो कंप्लेन कर सकता है। हमने आप सबको चॉकलेट दी थी, सबके चॉकलेट में अलग अलग जानवर निकले, अब बाकी लोग को सरप्राइज हो गया, अब देखें हमारे कौन सा निकलेगा, ठीक है? तो आप सब मिलके भी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? हमने सरकार को माल बेचा, सरकार का माल डिफेक्टिव निकला, सरकार केस कर सकती है, सरकार भी केस कर सकती है। हमने किसी कंज्यूमर को माल बेचा, उस कंज्यूमर के माल खा के डेथ हो गई, अब बताओ कौन केस करेगा? उसके लीगल एयर्स कर सकते हैं। ये सारे लोग जो कंप्लेन कर सकते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कंप्लेनेंट, ठीक है? देखो जरा, कंप्लेनेंट मींस बताओ, सबसे पहले कौन हुआ? कंज्यूमर, जिसने कंज्यूम किया है वो हो गया कंप्लेनेंट। सेकेंड, एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, कह रहे हैं सारे कंज्यूमर से मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना ली और उस एसोसिएशन ने जाके केस फाइल कर दिया, वो भी कंप्लेनेंट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सरकार को माल बेचा गया, वो माल डिफेक्टिव था तो सरकार भी केस कर सकती है, सरकार भी कौन हो गई? कंप्लेनेंट। सेंट्रल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी इसी एक्ट के अंडर बनाई गई है, ठीक है? उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ वाला बताओ क्या हुआ? ये कौन सा वाला एग्जाम्पल हुआ? वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। कौन सा वाला एग्जाम्पल है ये सबको चॉकलेट दे दी, सबके जानवर निकल रहे हैं, ठीक है? ये को क्या हुआ? वन और मोर कंज्यूमर। तो क्या आप हमको बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट? सेकंड में भी तो यही था कंज्यूमर एसोसिएशन, और फिफ्थ में भी यही था वन और मोर कंज्यूमर। ओके, और बताइए क्या फर्क है सेकंड वाले में? हाँ, सेकंड वाले में वो वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है एक एंटिटी की तरह। यहाँ आप सबके में जब छिपकली निकली, आपने कोई रजिस्टर नहीं कराई अपना एसोसिएशन, आपने कहा चलो मिलके सब लोग कोर्ट चलते हैं मैम के खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ क्यों, ठीक है? तो सब लोग मिल के गए हैं, तो फिफ्थ पॉइंट है। और वॉलेंट्री एसोसिएशन थी, रजिस्टर्ड एंटिटी थी, ठीक है, वो है तो सेकेंड पॉइंट। अच्छा, सिक्स्थ देखो क्या हो गया? किसकी? कंज्यूमर की कि छिपकली की? कंज्यूमर की अगर डेथ, अच्छा छिपकली के भी लीगल एयर केस कर सकते हैं, हो जाता है। वैसे आपको पता है, अगर आप घर में छिपकली देखिए, बड़ी होती फिर उसकी छोटी छोटी आ जाती हैं, देखा आपने? ये सब बड़ा देखते, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। अरे हाँ देखा है, छोटी आती हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, हिज लीगल एयर्स कैन फाइल अ सूट। और अगर कंज्यूमर माइनर है, माइनर कौन हुआ? बिलो 18 वाले माइनर हुए, कह रहे अगर कंज्यूमर माइनर था तो कौन केस करेगा उसके बिहाफ पे? हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। इन सबको क्या माना जाता है? कंप्लेनेंट। कितने पॉइंट्स हैं? 7। जरा बताइए, फर्स्ट कौन था? कंज्यूमर। सेकेंड, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन। थर्ड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ, सेंट्रल अथॉरिटी। फिफ्थ, वन और मोर कंज्यूमर। सिक्स्थ, डेथ के केस में लीगल एयर। और सेवेंथ, माइनर के केस में पेरेंट एंड गार्जियन। ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ, अभी तो इधर उधर देख के बता रहे थे। हाँ, कंज्यूमर, सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी कंज्यूमर की। सबसे पहले कौन हुआ? कंज्यूमर। सेकेंड, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन। थर्ड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ, सेंट्रल अथॉरिटी। फिफ्थ, वन और मोर कंज्यूमर। सिक्स्थ, सेवेंथ, माइनर के केस में पेरेंट और गार्जियन। ठीक है, ये सब क्या माने जाएंगे? कंप्लेनेंट। ओके, कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में कंज्यूमर होता है कि कस्टमर होता है? कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कब? कुछ बच्चे कह रहे 1919। हम बता रहे कैसे बनाया उन्होंने शुरू किया 1986 वाले 19 से, तब तक याद आया नया आ गया है 2019, तो उन्होंने कंबाइन करके बोले 1919। कब हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? पहले 1986 था, फिर क्या बन गया? 2019। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं, 4 लेवल पे हैं वो, 4 थे, 3 थे, कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। एनी डाउट? पक्का? ठीक है, अभी हम लोग ने देखो पहली डेफिनेशन पढ़ी है, अब इसके आगे हम लोग कंप्लेंट की डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। एक होमवर्क है आपका, ये जो जजेस ने बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लिखो उसके बगल में h.w. और इसका फुल फॉर्म डिक्शनरी में पहले सर्च करना कि h.w. क्या होता है, फिर जो लिखा हो वो करके आना। पढ़ लेंगे सब लोग, डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कंप्लेंट की डेफिनेशन से पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए चॉकलेट भी लेके आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, अरे बढ़िया टेस्ट, अच्छा हो, खा के देखो। चलिए